नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के विदेश दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है। सांस्कृतिक और कूटनीतिक के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं 26 से 27 मार्च को पीएम शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश जाऊंगा। मुझे खुशी है कि कोरोना काल के 1 साल बाद मेरी पहली विदेश यात्रा हमारे मित्र और पड़ोसी देश के साथ होगी, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध और भाषाई संबंध एक उच्चतम स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में 26 मार्च को राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी भागीदारी के लिए उत्सुक हूं, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में वर्चुअल मीटिंग के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। सीबीआई ने आज राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने अलग अलग बैंक फ्रॉड के करीब 30 केसों में यह राष्ट्रव्यापी छापेमारी की है। सीबीआई ने ये छापेमारी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी में अलग अलग फर्म्स में की है। 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ये कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी के 30 से ज्यादा मामलों में की गई। इन मामलों में कुल 3,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। फर्म्स के मालिकों से भी पूछताछ की गई है। जांच एजेंसी ने छापे के लिए विभिन्न विभागों के सतर्कता दलों के साथ समन्वय किया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुकेश अंबानी के घर पर विस्फोट की चीजें रखने का काम एक पुलिस अधिकारी करता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हटाना चाहिए और यहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिसके लिए मैंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हाँ, तो महाराष्ट्र में मतलब पहले से भी ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। पहले 20-22 हज़ार पहले जब था तब आते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गई है और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी उसको कंट्रोल करने में मतलब नाकामयाब हुई है। और आज मैं अभी माननीय राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को मिलकर मैं आया हूँ और उनको मैंने एक मेमोरेंडम मैंने दे दिया है और उसमें मैंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किया है। उन्होंने इस पर विचार किया जाएगा ऐसा भी उन्होंने बोला है। और महाराष्ट्र में जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, बहुत ही सीरियस घटनाएं घटती जा रही है। वहाँ मुकेश अंबानी के घर पर मतलब स्फोटक रखने का काम एक पुलिस अधिकारी करता है, सचिन वाजे करता है। और सचिन वाजे को अनिल देशमुख बोलते हैं हर महीने को 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें मानसिक रूप से दिक्कत है, उन्हें भगवान राम से परेशानी हो जाती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मानसिक दिक्कत है उनकी और मानसिक दिक्कत का नतीजा है कि कभी उन्हें भगवान से परेशानी हो जाती है, कभी भगवान राम से परेशानी हो जाती है, कभी जय श्री राम से परेशानी हो जाती है। अब घुसपैठियों पे तो नरमी है और जय श्री राम पे गर्मी, तो ये जो दिमागी गर्मी इनकी हो गई है, ये निश्चित तौर से जब रिज़ल्ट आएगा तो पश्चिम बंगाल की जनता उतार देगी। कोई बाहरी नहीं है, सब है भारतवासी हैं। अब उनको लगता है कि जो बंगाल में उनका विरोध कर रहे हैं, जो लोग बंगाल में उनको वोट नहीं देने वाले हैं, या जिस तरह का उनका विरोध दिखाई पड़ रहा है उनके कुशासन की वजह से, करप्शन की वजह से, क्राइम की वजह से उनके शासनकाल में, तो वो सब के सब उनके लिए बाहरी दिखाई पड़ने लगे। तो ये तो मानसिक रूप से दीवानियापन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और HSIDC से जुड़े लोग शामिल थे। सीएम ने कहा डिस्कॉम, इंडो US एसोसिएशन समेत कई एसोसिएशन के लोग बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% पर यह बैठक की गई। मित्रों, आज 2 प्रकार के लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी।
कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थे, कुछ बिग हाउसेस थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ भी आए हुए थे, कुछ ऑनलाइन पर थे। उसमें जैसे फिक्की है, सीआईआई है, नस्कॉम है, इस प्रकार के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडो यूएस के एसोसिएशन के भी कुछ लोग आए हुए थे। और ख़ास करके उसमें जो 75% की लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट का हमने एक बिल पास किया है, इसके संदर्भ में कुछ शंकाएं थी, कुछ चर्चाएं थी, कुछ सुझाव उनके आए हैं, क्योंकि अभी उसके रूल्स बनने हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 1 मई को हम लोग करेंगे, तो 1 महीने का समय शेष है। इसमें काफ़ी सुझाव उनके आए हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होकर के हम चलेंगे और उसमें रोज़गार उनको देना है, तो एक दोनों का समन्वय बैठा करके इस काम को हम करेंगे। और इस पर चर्चा एक बहुत सार्थक एक तरीके से रही। और इसी प्रकार से दूसरे जो हमारे हरियाणा हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 1-2 दिन में समीक्षा बैठक करेगी, इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाहरी राज्यों से जत्थे मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से एसओपी जारी की गई है। सभी को दिशा निर्देशों का पालना करते हुए व्यवस्था करनी होगी। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं। और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। स्कूलों में काफी केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। शायद मैं कल 1-2 दिन के अंदर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। सर, बात करें मंदिरों की तो श्रद्धालु काफी निराश हो गए क्योंकि एसओपी स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से मंदिर में आने का इन दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का हो रहा था, तो उसमें एसओपी लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस उसके कारण थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि कोविड को फैलने से रोकना है। सर, जत्थे जाए अकाली दल के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध के मामले में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 सदस्यीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। कमेटी की ओर से 11 पेज की रिपोर्ट आज डीजीपी मनोज यादव ने स्पीकर को सौंपी। ऐसा कहा जा रहा है कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। इस मसले पर एएनबी न्यूज ने ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का श्रोमणी अकाली दल के विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हमले की कार्रवाई को अंजाम देने की नीयत से जो विरोध किया गया था, उसकी जो कमेटी एक उस जांच के लिए गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, रिपोर्ट आपको सौंप दी गई, क्या है इस रिपोर्ट के अंदर? देखिए अभिषेक जी, इस रिपोर्ट के अंदर इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया है कि इस प्रकार का जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया या मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच करने का प्रयास किया, वो वहाँ तक रिपोर्ट जो है उनको पूरा जो उस दिन हुआ था उसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ है, लेकिन इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, क्या जो अकाली दल के विधायक या जो और कार्यकर्ता उनके साथ थे, जिस प्रकार से उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, उनको क्या रोका जा सकता था या समय से पहले उनके ऊपर कोई एक्शन किया जा सकता था? जब 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले पुलिस के अधिकारियों को ये सूचना प्राप्त हो गई थी कि इस प्रकार का कोई ना कोई इंसिडेंट होने वाला है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए, सावधानी के लिए उन्होंने कोई कदम क्या उठाने चाहिए थे, क्यों नहीं उठाए, किन लोगों की जिम्मेवारी थी या जो लोग जिम्मेवार थे उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, इस बात की कोई जानकारी इस रिपोर्ट के अंदर नहीं दी है।
इस रिपोर्ट के अंदर हाँ आगे से इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो उसके लिए क्या SOPs हैं, क्या हरियाणा विधानसभा को कदम उठाने चाहिए, क्या पंजाब के विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि वहाँ कैमरे नहीं हैं, CCTV कैमरे, वो कैमरे लगवाएं, या इससे पहले सिक्योरिटी की कोई बड़ी बैठक जो है दोनों तीनों जो प्रदेशों के अंदर हो। इस प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको अवॉइड किया जा सकता था या हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस प्रकार की रिपोर्ट के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि ये एक आधी अधूरी रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि इसकी और गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। तो अब सर दोबारा आप लिखेंगे DGP को इस जांच के लिए? हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है उन विधायकों के खिलाफ, आगे की क्या कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक FIR का सवाल है वो एक लीगल प्रोसेस है, एक पुलिस का प्रोसेस है। हमने अपनी तरफ से जो उनको इनपुट था वो हमने दिया है जो हमारे पास था। उसके बाद आगे की कार्रवाई वो पुलिस का काम है, वो करेगी। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि रिपोर्ट जरूर आ चुकी है लेकिन वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। कई जो पॉइंट्स हैं इसमें जो है उनकी चर्चा नहीं की गई और दोबारा से एक बार जो है ये जांच और ये रिपोर्ट जो है बननी चाहिए। कैमरामैन करमवीर बालिया के साथ ANV न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बहला पश्चिम में डोर टू डोर कार्यक्रम था। घर घर जाकर लोगों को केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करवाते हुए उन्होंने वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ बहला पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी पायल सरकार और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के AK पाल रोड समेत आसपास के इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अनेकों योजनाएं शुरू की, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इन योजनाओं से यहां के लोगों को वंचित रखा। देश के नागरिकों को जब प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा था, तो बंगाल में ममता दीदी ने इन योजनाओं से यहां के लोगों को वंचित रखकर सबसे बड़ा पाप किया है। हरियाणा आज गैंग वॉर की वारदात से दहल उठा। अंबाला में दिन दहाड़े सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच उस वक्त देखने को मिला जब शहर के बीचों बीच एक कार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अंबाला में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में हैरानी की बात तो ये रही कि जिस जगह बदमाशों ने 20 से 25 राउंड फायर किए, उस जगह से महज 10 मीटर की दूरी पर ही पुलिस तैनात थी। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद अंबाला पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस इस गोलीकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भुप्पी राणा गैंग से जोड़कर देख रही है, जिसमें भुप्पी राणा गैंग के 2 लोगों की गोलियां लगने से मौत हो गई। फायर हुए हैं सर, कट्टा बरामद हुए हैं। ये जो राउंड फायर है ये पिस्टल के हैं। अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ रोन मिल रहे हैं, उसमें मिले जुले हैं, क्योंकि 2 आदमियों ने ये लगे वहाँ के भी 2 आदमियों ने फायर की हैं। अभी तक यही आई है और एक आदमी गाड़ी में था। अभी प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने यही चीज बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, कौन से रौंद हैं, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गोली चली है, आप सबको जैसे पता है, अबाउट 20 राउंड चले हैं बोलते हैं, और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। और अंबाला पुलिस जो है, SP साहब भी मौके पे है और कार्रवाई हमने कर रहे हैं। जैसे वो कोई प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे। सर गैंग्स के 2 के नाम आ रहे हैं, बिश्नोई और हाँ, वो अभी आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और बंदा एक शायद आइडेंटिफाई भी हो गया है और जैसे आगे प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे। कोई CCTV फुटेज मिली है? अभी चेक करें, अभी चेक करें। राउंड अप किए गए हैं कुछ लोग? प्रोग्रेस अभी बताएंगे SP साहब, अभी नहीं, ठीक है, जैसे डेवलप। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे अनूप माझी उर्फ लाला की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने मामले की CBI जांच पर रोक लगाने से मना करते हुए लाला से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनूप CBI की पूछताछ में हिस्सा ले, लेकिन CBI फिलहाल उसकी गिरफ्तारी ना करे। गौरतलब है कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सिर्फ इस आधार पर लगाई है कि मामले में उठाए गए कानूनी सवालों पर अभी
विस्तृत सुनवाई संभव नहीं है। फिलहाल मामले को होली की छुट्टी के बाद 6 अप्रैल को लगाने का निर्देश दिया गया है। अनूप माझी ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर सवाल उठाया है। राज्य सरकार ने भी माझी का समर्थन करते हुए सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि इस मामले में अब तक हुई जांच में सीएम ममता बनर्जी के करीबियों से तार जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब दी पहली स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ दी कीती स्थापना 4 वरियां तो उचेरी सिक्ख्या विच कर रही वाधा पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। राष्ट्र धर्म, रात 8। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां 60% से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई। नागपुर जीएमसी के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में 600 बेड्स हैं, लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है। हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे। अब बीते दिनों हमें बेड्स मिल गए हैं। बता दें कि नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक एक्टिव केस है। बीते दिन भी यहां जिले में करीब 3,700 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से अधिक एक्टिव केस है। बता दें कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि बीड़, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के कथित मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया केस में जिस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन एक ही कार में सवार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज 17 फरवरी का है। सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की एक कैब सीएसटी स्टेशन पर रुकती है। उससे मनसुख हिरेन बाहर निकलते हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक नीली ऑडी कार दिखाई दे रही है, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। ये ऑडी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, जिसमें मनसुख हिरेन सवार हो जाते हैं। नीली ऑडी कार को सचिन वाजे चला रहे थे और उनकी कार में मनसुख हिरेन बैठते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि 4 मार्च को मनसुख की लाश मिली थी। उनकी संदिग्ध मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि मनसुख की हत्या सचिन वाजे ने की। इस मामले की एटीएस जांच कर रही थी, लेकिन अब एनआईए जांच करेगी। पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में अलग अलग प्रोजेक्ट के शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा गया। इस मौके पर हल्का अमलोह के विधायक काका रणदीप सिंह और जिला फतेहगढ़ साहिब के डिप्टी कमिश्नर अमृत कौर गिल मौजूद रही। विधायक काका रणदीप ने कहा कि 3.31 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से 4 करोड़ पास कर दिए गए हैं, जबकि 8 करोड़ और प्रोविजन रखी गई है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ
और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਲੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਲੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ 3.31 ਏਕੜ 'ਚ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ वो भी सारे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने एएनबी न्यूज से आज खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग तो फैसला करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भविष्य का, लेकिन हरियाणा के लोग नहीं कर पाते। हरियाणा के छात्रों को एडमिशन के दौरान सेकंड कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, जबकि पंजाब के लोगों को महत्व मिलता है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं किसानों के विषय को लेकर, विद्यार्थियों के, और वहीं जो है राजनीतिक जो हालात इस समय हरियाणा में उसको लेकर चर्चा करते हैं। सर जी, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक मांगने के लिए उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है, किस तरह का हक मांगना चाहते हैं? हम हरियाणा का सीनेट में और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसमें उसका हक मांग रहे हैं। पंजाब के लोग तो फैसला करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भविष्य का, हरियाणा के लोग नहीं कर पाते। हरियाणा के स्टूडेंट्स को एडमिशन में सेकंड कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, जबकि पंजाब के लोगों को प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा ना हो, आधा हक चंडीगढ़ पर हमारा है, वो आधा हक हमें मिले। इसके लिए मैंने उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो कमेटी बनाई है उसको लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जल्द फैसला लेंगे। सर, कई ऐसे विषय हैं जो लंबे समय से, सालों से उलझे, चाहे SYL का कह लें, चाहे एयरपोर्ट का आप जिक्र कर लें, चाहे विधानसभा में भी ये जो है 40-60 का जो रेशो है वो नहीं है, और वो अब एक नया ये विषय है पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक। तो लगता है आपको ये सुलझेगा? इसमें मेरे हिसाब से पंजाब के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपना फंड जारी करते हैं तो हमें उतना अधिकार भी मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के किसी का कोई नुकसान हो। इसमें फ़ायदा ज़रूर हरियाणा वालों को मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, कोरोना की दूसरी लहर अब जारी है, एक बार फिर लौट आया है कोरोना। आपने स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए मुख्यमंत्री को, सरकार को पत्र लिखा था, क्या वहां से जवाब आया? क्या उन्होंने उसमें पहल शुरू की? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और मुझे इस बात की हैरानी है कि ये बड़ा बर्निंग मुद्दा है। सरकार बहुत जल्द इसका संज्ञान ले, हेल्थ डिपार्टमेंट इसका संज्ञान ले और बहुत जल्द इसको जो है ना वो करे। और सबसे पहली वैक्सीनेशन, क्योंकि युवा भविष्य है, हमें अपने बुजुर्गों को प्रायोरिटी देनी है, उनकी मजबूरी को देख करके, शारीरिक उसको देख करके, मगर युवा जो है वो भविष्य है, भविष्य को भी देखना है। सर, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? लंबा समय हो गया पत्र लिखे, सरकार में आप हिस्सेदार हैं, बावजूद इसके इस पर जो है अमल में नहीं लाया गया। बातचीत फिर करूंगा अगर किस तरह की कोई बात रही है, और इसको हरियाणा में स्टूडेंट्स को सबको मिलना चाहिए। किसानों पर सर 4 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है, आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? क्योंकि लंबा समय हो गया, रोज़ एक ना एक किसान की मौत हो रही है, और जो ना किसान अपने जो हट है उससे पीछे हट कहेंगे, या उसको कहेंगे कि उनका जो उन्होंने कह दिया साफ तौर पे, ये 3 कृषि कानून जो है ये रद्द नहीं होंगे जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं सरकार ने साफ कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। तो कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? किसान और सरकार के बीच की ये जो टसल है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। हमारे अपने किसान हैं, किसानों की बनाई हुई केंद्र की सरकार है जिसने ये कानून बनाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई फैसला इतना गलत ले ले जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सरकार के खिलाफ या उस विशेष वर्ग के खिलाफ खड़ी हो जाए। उन्होंने भी कोई फैसला सोच के लिया होगा। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमियां थीं इन कानूनों में, उन कानूनों को ठीक करने का सरकार ने कहा भाई हम इनको रिपील कर देते हैं, इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को रख लेते हैं। इसको डेफर करना है तो लंबे टाइम के लिए इसको डेफर कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी नई कमेटी फॉर्म कर देते हैं। ये सारा मामला जो हुआ, इसमें अब ज़रूरत है उस आइस को ब्रेक कर करके दोनों पक्षों को एक साथ बिठाने की। उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं, आप मीडिया के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस पे फैसला होगा, दोनों लोग बैठेंगे और कंक्लूजन बीच का रास्ता निकल जाएगा।
शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने विद्यार्थियों सहित हरियाणा की राजनीति से जुड़े कई सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनवी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। बिहार की राजधानी पटना के जगनपुरा इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने पति पत्नी को रौंद डाला। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति की हालत गंभीर है। उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। हादसे के बाद लोग भड़क गए और ट्रक को फूंक दिया। साथ ही लोग न्यू बाईपास पर हंगामा करने लगे। पुलिस को लोगों के हंगामे की सूचना मिली तो आनन फानन में टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया कि गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हालात पर काबू पाने के मकसद से पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले इसी जगह एक युवक को हाईवा ने कुचल दिया था। लोगों का कहना है कि इस रूट पर अक्सर हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन हादसों को रोकने के लिए कोई कवायद नहीं कर रहा। सूचना मिली थी कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है 90 फीट रोड पर। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है और भीड़ ने फिर आग लगा दी है ट्रक में। हम लोग बॉडी को उठवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। जो भी नियमानुसार जो बनता है कंपनसेशन हम लोग दिलवा देंगे। कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो बताया जा रहा है। अभी तक थाने ने जो बताया, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा हरनौत से है, जो सूचना मिल रही है। और इन लोग कहीं जा रहे थे बाइक से? जा ही रहे थे, बाइक पे थे तो कहीं जा ही रहे थे। ट्रक में लोगों ने आग लगा दिया। कुछ लोगों ने आग लगा दी। नहीं, अभी तक तो कोई हम लोग गिरफ्तारी, बट केस करेंगे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बुधवार को गैंगरेप की घटना सामने आई थी, जहां जिले के कस्बा मंडी गोविंदगढ़ में चल रहे फाइनेंस कंपनी चढ़दी कला के दफ्तर में इस हैवानियत को रिवॉल्वर के बल पर फरीदकोट की एक युवती के साथ 6 लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। वहीं अब इस मामले पर पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने जिले के एसएसपी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब पुलिस की तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत थाना फतेहगढ़ साहिब ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 3 लोगों को हेरोइन सहित काबू करने का दावा किया है। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि एसएचओ फतेहगढ़ साहिब की तरफ से डेरा बाबा बुद्ध बस्सी रोड पर नाकाबंदी की गई थी। इस नाकेबंदी के दौरान जब एक कार को रोककर चेकिंग की गई तो उसमें पुलिस को 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे वह दिल्ली से लेकर आए थे और यहां आसपास के इलाकों में बेचते थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ साहब इंस्पैक्टर रजनीश सिंह नाल इहने पुलिस पार्टी नाका लाया हुआ सी। नाके दौरान जिहड़ी कि इंडिगो कार आई उहदे विच 3 नौजवान सीगे ते रोक के चैक किया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ? ਇਹ ਦੋ ਬਸੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में लोगों ने होली का त्योहार जमकर मनाया है। बता दें कि राधा रानी की नगरी बरसाने के बाद नंदगांव में भी लट्ठमार होली खेली गई। वहीं मंदिर में हवा में चारों ओर गुलाल उड़ रहा है। सब ओर भगवान राधा कृष्ण के प्रेम का खुमार छाया हुआ है। ब्रिज की होली अपनी अनूठी और अनोखी परंपराओं के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। फाल्गुन शुक्ल नवमी को बरसाना में नंदगांव के हुरियारों और बरसाना की हुरियारिनों के बीच बीते मंगलवार को लट्ठमार होली खेली गई। उधर कोरोना के चलते होली के लिए यूपी के प्रयागराज की दुकानों में कोरोना रंग और पिचकारियां मिल रही हैं। वहीं एक दुकानदार का कहना है कि लगभग सभी पिचकारियां कोविड से संबंधित है। रंगों में कोविड केमिकल का इस्तेमाल हुआ ताकि किसी को कोरोना ना हो सके। इस बार नई चीजों के साथ होली खेली जाएगी। इस बार मार्केट में जो है कोरोना पिचकारी आई हुई है कादिर भाई के यहाँ, और कलर भी आए हुए हैं कोरोना के लिए, और अच्छे सैनिटाइजर कलर सारे आए हुए हैं। गुलाल भी अच्छे कलर के, मतलब अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं। हर्बल है, और मतलब किसी प्रकार का किसी को नुकसान न पहुँचे इस तरह का कलर आया हुआ है। कोविड की पिचकारियाँ भी आई हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, मतलब ऐसी पिचकारियाँ हैं, बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे और उनको अच्छा लगेगा खेल के कलर से। भी पिचकारियाँ बनी हुई हैं वो सब कोविड से रिलेटेड ही है। जैसे रंगों में भी कोविड के केमिकल का इस्तेमाल है कि कोविड न होने पाए, लोगों के खेलने से कोविड का किसी तरह का प्रभाव न पड़ने पाए। एक उदाहरण के तौर पे जैसे गुलाल बना हुआ है, गुलाल में सिलिक गुलाल है जो कोविड का केमिकल इस्तेमाल हुआ है, उसमें हाथ में लगाने पे किसी तरह का कोविड किसी को टच नहीं करेगा। दूसरा, इसी तरह से पिचकारी वैक्सीनेशन पिचकारी आई हुई है, कोविड से बनी हुई रिलेशन है। और राफेल गन आई हुई है, राफेल जहाजू विमान आई हुई है। इस तरह से जो भी चीज़ें नई तकनीक नई चीज़ों के साथ इस मर्तबा की होली खेली जाएगी। मैक्सिमम जो भी पिचकारी है कोविड से रिलेटेड है। रंग भी आए हुए हैं तो कोविड से रिलेटेड है, उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल है कोविड टच नहीं करेगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल हुआ है। तो सारी चीज़ों में एक पिचकारी में मास्क लगा के बने इंसान खेलेगा, टी शर्ट पहन के खेलेंगे। मुंबई के एक शादी हॉल में क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद होने पर मनपा के सहायक आयुक्त ने शादी हॉल के 2 मालिकों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों हॉल से मनपा प्रशासन ने 40 हजार रुपए का दंड वसूला है। कोरोना के नियमों के अनुसार 50 लोगों से ज्यादा शादी समारोह में जुटने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। हीरा मैरिज हॉल और मोनिका मैरिज हॉल, ये 2 शादी के हॉल है। यहाँ पे कल भारी संख्या में लोग जमा थे शादी के लिए, ऐसी हमको खबर मिली। तो इसके बाद हमने पुलिस विभाग को साथ में लेके जो जगह थी वहाँ पे देखा जाके, तो वहाँ पे शादी में कम से कम 200-300 लोग शामिल हुए थे। जबकि अभी कोरोना कालावधि शुरू है, शादी में 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होना अलाउड नहीं है। इसके बारे में सब हॉल मालिक है उनको जानकारी भी दी गई है। इसके बावजूद भी उधर बहुत भारी संख्या में भीड़ जमा थी, इसलिए जो हॉल के ओनर्स थे उनको 20,000 रुपये फाइन करके दोनों से 40,000 रुपये वसूल किया गया है। और उनको वार्निंग दी गई है कि अगर वापस भीड़ जमा होगी तो हॉल सील किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई कल इस कार्यालय की तरफ से की गई है। अभी शहर में जो कोरोना के पेशेंट है बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, इसके लिए मैं बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंस में बनाए रखें। जब भी बाहर निकले, ऑफिस के या घर के बाहर निकले तो मास्क लगाए रखें, और जो है समय समय पर अपना हरियाणा के पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक भ्रूण जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली की 2 दलाल महिलाओं सहित 5 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जो जिला बागपत के बड़ौत में राणा नर्सिंग होम की अल्ट्रासाउंड मशीन से इसे अंजाम देते थे। पुलिस ने शय के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर मशीन सील कर दी है। में इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि कुछ ऐसा गिरोह है जो कि एक्टिव है, जो सेक्स डिटेक्शन का PNDT एक्ट के अंदर इलीगल कार्रवाई इसके ऊपर चल रही थी। तो हमारे ज़िले के अंदर हमने ढूंढा कि ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं ढूंढ पाए जो कि
इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के ज़िलों में ऐसा सुनने में आया, तो हमने इसके लिए एक डिकॉय कस्टमर तैयार करके जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको और टाउट के माध्यम से संपर्क किया, और जो टाउट थे उन्होंने 65,000 रुपये की डिमांड की इसके लिए, और कहा कि हम वो जांच करा देंगे, लिंग जांच करवा देंगे बच्चे की पेट के अंदर, और वो वहाँ से लेके गए। इस सब में उन्होंने लगातार समय देते रहे कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आधार कार्ड पहले दीजिए, इस प्रकार से वो किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी के मद्देनजर 26 मार्च को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। 26 मार्च को पंजाब पूर्ण रूप से बंद होगा। व्यापार मंडल के साथ दूसरे संगठनों ने किसानों का साथ देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पंजाब बंद में सड़कों पर आवाजाही, रेल यातायात, बाजार सब बंद रहेंगे। आढ़ती एसोसिएशन ने भी पूर्ण समर्थन की बात कही है। जिस तरह अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਜੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆੜਤੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕੇ ਇੱਧਰ ਧਰਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕੇ ਇੱਧਰ ਧਰਤੇ, ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਤੇ ਭਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ लागू नहीं की। कोविन पोर्टल अब सेकेंड डोज के लिए ऑटोमेटिक आपको तारीख नहीं देगा। इसके बजाय आपको खुद ही दोनों खुराकों के बीच दिशा निर्देश के मद्देनजर समय चुनना होगा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑन कोविड वैक्सीनेशन के चेयरमैन RS शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने टीकाकरण की प्रक्रिया को आसान और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। इसमें से एक बड़ा बदलाव जो किया गया है वह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक, दोनों खुराकों के बीच अंतराल को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले 4 से 6 हफ्तों के बीच दूसरी खुराक लेने का प्रावधान था, अब इसकी दूसरी खुराक 4 से 8 हफ्तों के बीच ले सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुकरणीय और अच्छा काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों की सफलता की कहानी दर्शाने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी ताकि अन्य महिलाएं उनसे प्रेरणा ले सकें। उप मुख्यमंत्री आज पंचकुला में उन 28 महिला पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को स्कूटी भेंट कर सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में अमिट छाप छोड़ी है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम और जींद में भी ऐसी दृढ़ संकल्पी और कर्मठ 72 महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित कर चुके हैं। आज हमारी रीढ़ की हड्डी पंचायती राज विभाग के तमाम अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद तमाम महिला मेंबर, सरपंचेज, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, जिनने अपने अपने क्षेत्र में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का कार्य किया। और पिछले वर्ष ये सम्मान अप्रैल में हमने करना था, मगर कोरोना की वजह से एक साथ 100 को सम्मानित ना हम एक जगह पे कर पाए। उस कारणवश 3 अलग अलग आयोजन हमने करे, जिसके अंदर 15 अगस्त पिछले साल का प्रोग्राम जो गुरुग्राम में था, उसके अंदर हमने पहले 30-32 महिला जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच और मेंबर को सम्मानित किया। फिर जींद के अंदर अलग 40 महिलाओं को सम्मानित किया। और फिर कोचिंग से लौट रही छात्रा का फोटो खींचकर वायरल करने को लेकर मंगलवार को विवाद हो गया। छात्रा के घर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। घटना को लेकर 2 समाजों के आमने सामने आने की आशंका के चलते पुलिस ने कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया। बता दें कि कोचिंग सेंटर में लौटते समय साथ में पढ़ने वाले छात्र ने चोरी छिपे छात्रा का फोटो खींच लिया था। इसकी जानकारी छात्रा के भाई को लगी तो वह कोचिंग पर पहुंच गया और उसका संबंधित छात्र और उसके साथियों से विवाद हो गया। फरियादी पक्ष के अनुसार फोटो लेकर उसके साथ गाना जोड़कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके बाद मंगलवार रात करीब 10 बजे 2 दर्जन से ज्यादा युवक आए और घर के बाहर कट्टे से 1 दर्जन हवाई फायर कर दिए। जान से मारने की यहां धमकी भी दे गए। घटना की जानकारी लगते ही नरवर थाना प्रभारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और आसपास के थानों का बल भी बुलवा लिया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर शेरा गुर्जर निवासी बंगला, भीकम गुर्जर निवासी कौशलेंद्र गुर्जर निवासी नरवर और वीरेज जैक सोलंकी हैं जी, जो चौदहवादे पर रहते हैं। तो इनकी सिस्टर पढ़ने जाती है यहाँ पर किसी कोचिंग में, दीवान कोचिंग में जी, तो और बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। ये पास के गांव है बंगला, वहाँ के और यहीं नरवर के कुछ लड़का हैं जी। उस कोचिंग के अंदर की वीडियो बच्चियों को पढ़ने की वीडियो बना ली थी जी, और उसके बाद कोई गाना अटैच करके उसको भेजा हुआ किसी को व्हाट्सएप वगैरह करता जी। उसमें जैसे जैक जो था उसने मना किया कि ये फोटो इधर उधर के कोचिंग की फोटो न डालें जी। सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्राहकों के लिए ये खबर काफी अहम है। इस सप्ताह शनिवार से 4 अप्रैल तक बैंकिंग सेवाएं केवल 2 दिनों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच केवल 2 कार्य दिवस हैं। पूरे देश में 27 से 29 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इस बीच केवल 2 दिन 30 मार्च और 3 अप्रैल को बैंकिंग सेवाएं मिल सकती हैं। 31 मार्च को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज 56 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक जोड़ों को दिए जाने वाले सामान में धांधली देखकर बिफर पड़े और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सामान में अनियमितता किए जाने का भी आरोप लगाया गया। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें अधिकारियों द्वारा जमकर अनियमितता की जा रही है। ऐसा है, ये सूचनाएं अक्सर मिला करती थी, लेकिन अक्सर हुआ ये करता था कि कुछ लोगों को बांटकर हम लोग कार्यक्रम से चले जाया करते थे। आज पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये 1-2 कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें समय दिया। आदरणीय विधायक जी भी यहाँ थी और अन्य पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने आज पूरा समय दिया कि जो योजनाएं हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो जनहित की योजनाएं हैं, उनमें कैसे ये लोग कहां पर गड़बड़ियां कर रहे हैं। और आज पहली बार हम लोगों ने चेक किया
और पहली बार में ही कई चीज़ों की गड़बड़ियाँ मिली। पहले एक साड़ी दे रहे थे, फिर 2 देने लगे, फिर उसके बाद उस सामान की भी जब उसकी व्यवस्था देखी गई कि ये सामान कितने तक का होगा, तो उसमें भी ऐसा लगा कि ये सामान की कीमत गलत बताई जा रही है। और उस आधार पर हम लोग यहीं बैठ गए। हमने कहा ठीक है, हर एक को हम बांटेंगे, जोड़े भी गिनेंगे कि आपने कितनों को बांटा है, और उसी की परिणति है कि अभी जोड़ों को जो ये सामान दे रहे थे, कुछ जोड़े एक्स्ट्रा हो गए हैं और सामान उनका समाप्त हो गया। 17 के पहले शादी अनुदान होता था। जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने योगी आदित्यनाथ जी, तो सरकार के माध्यम से सोचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब की बरीवाला पुलिस ने टावरों से सामान चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को काबू किया है। ये लोग मोबाइल टावरों की तार चोरी कर लेते थे। इस दौरान एसएचओ रमन कुमार ने बताया कि हमें टावर पर सिक्योरिटी गार्ड ने एक शिकायत की थी कि हमारे टावरों से कुछ लोग चोरी करते हैं। मामले में एसएचओ ने बताया कि हमने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको काबू कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। जी कल मलकीत सिंह सन ऑफ जरनैल सिंह वासी गुरु तेग बहादुर नगर गिੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੱਗੂ ਵਾਸੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਨ ਆਫ ਨਾਮਲੂਮ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਚੋਰੀ ਤਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। बाराबंकी के थाना जैतपुर इलाके में पुलिस ने मार्फिन तस्करों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों तक मार्फिन की सप्लाई करते थे। इस गिरोह के लोग झारखंड से कच्चा माल लाकर मार्फिन तैयार करते थे। इस गिरोह के सरगना का पूरा परिवार इस काम को एक कुटीर उद्योग की तरह चलाता था। जनपद बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में हमारे जयपुर थाना इंचार्ज और स्वाट टीम ने मिलकर के काफी बड़ी रिकवरी की है। इसी क्रम में जो आज मुखबिर की सूचना पर 8 अभियुक्त ग्राम चंदौली माइनर से गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, ये अपने 2 साथियों के साथ ग्राम चंदौली में मार्फिन लेने आया था। जब इससे पूछताछ की गई तो बताया कि ये मोहम्मद खालिद उर्फ मंत्री करके एक जो साथी आदमी है जो इस क्षेत्र में लगातार ड्रग्स का कारोबार करता है, वो उसके ही यहाँ से ये लोग खरीदते थे। उसके यहाँ दबिश दी गई, गिरफ्तारी की गई। टोटल इसमें 5 किलो 150 ग्राम मार्फिन बरामद हुआ है। एक सियाज गाड़ी बरामद हुई है और 8 अभियुक्त बरामद हुए हैं। इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये लोग झारखंड से क्रूड माल लाते हैं, क्रूड माल को रिफाइन करते हैं और रिफाइन करके उसका फाइन मार्फिन बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें इनका पूरा परिवार शामिल है। पूरा परिवार मिल करके उसको रिफाइन करके घरों में कुटीर उद्योग के रूप में चलाते हैं और उसके बाद इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में इसको लगातार अपने कैरियर के माध्यम से सप्लाई करते रहते हैं।
इनके परिवार और रिश्तेदार जो अन्य जनपदों में हैं उनके माध्यम से भी ये लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव आदि जनपदों में इसको सप्लाई करवाते हैं। इनका पूरा परिवार और रिश्तेदार इन सब अवैध धंधों में संलिप्त है। अभी इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसका मुख्य साथी जो अपराधी है। यूपी के बहराइच में प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक ने मनचलों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मृतक शिक्षक ने खुदकुशी करने से पहले सोशल मीडिया पर अपना सुसाइड नोट भी वायरल कर दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक की पत्नी भी शिक्षिका है, जिस पर कुछ मनचले शिक्षक भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे, जिनसे आहत होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके आवास के आसपास रहने वाले मनचले शिक्षकों के अपनी पत्नी के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। और भदोही जनपद के रहने वाले थे, वो यहाँ पे टीचर थे हुजूरपुर में। इन्होंने कल एक व्हाट्सएप पे अपना सुसाइड नोट लिख करके वायरल किया और उसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी पत्नी आकांक्षा मिश्रा वो भी टीचर है और ये इनके साथ साथ करीब 20-22 परिवार ऐसे हैं जो कि जाफर मंजिल कैसरगंज में एक प्लेस है जहाँ पे किराए पे रहते हैं। और इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी जब भी गुजरती है तो उसको देख के हंसते हैं लोग। वहाँ के टीचर वो भी फतेहाबाद के भूना में चाय की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लगी, जिसके बाद दुकानदार ने तुरंत सिलेंडर को निकाला। वहीं दुकान के बाहर और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली सिलेंडर पर उड़ेल कर आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का खासा नुकसान यहां नहीं हुआ है। रोहतक के सांपला में आज बाइक रैली का किसानों द्वारा भारी विरोध किया गया है। किसानों को सूचना मिली थी कि पूर्व इस्पात मंत्री वीरेंद्र डुमरखां छोटू राम संग्रहालय सांपला में पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते भारी संख्या में किसान काले झंडे लेकर विरोध करने के लिए सांपला के संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान किसान मुख्य द्वार पर ताला लटकाकर गेट के आगे बैठ गए। किसानों का कहना है कि अगर वीरेंद्र डुमरखां किसान बनकर यहां पर आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन यह सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार किसानों के हित में नहीं है। इसलिए वीरेंद्र डुमरखां का विरोध किया गया है और उनको संग्रहालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र के 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले दोनों लोगों पर आधा दर्जन मामले दर्ज थे। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक और आरोपी साथ में ही थे, तभी किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो अस्पताल भिजवाया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। थाना बाणगंगा क्षेत्र में भी कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी। ये कालिंदी गोल्ड वाला जो रोड है, इस पर एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर से थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो एक व्यक्ति जो अर्पित खटे नाम के रूप में उसकी पहचान हुई है, उसको चाकू लगे हुए थे और वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब घटनास्थल के आसपास और देखा गया, सर्चिंग की गई, तो एक एक्टिवा गाड़ी मिली और उस एक्टिवा गाड़ी के आसपास और देखा गया तो एक बॉडी और मिली है, जो भी उसको भी चाकू मारे गए हैं, जिसकी पहचान गौरव मिश्रा नाम से हुई है। इस प्रकार से कुल 2 डेड बॉडी अभी मिली हुई। सिद्धार्थनगर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 6 दिवसीय कौशल वृद्धि परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लखनऊ द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें कई ट्रेड जैसे हलवाई, लोहार, मूची, राजमिस्त्री, दर्जी, टोकरी, बुनकर, बढ़ई, नाई, कुम्हार के आवेदक प्रतिभागियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। हमारे एक रिलेशन के हैं, वो उन्हीं के अंतर्गत हमको इसके जानकारी मालूम। विभाग से कोई फ़ायदा वगैरह बताएगा कि आप ट्रेनिंग करिए, आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? हाँ, यही फ़ायदा हुआ था कि हाँ सिलाई वगैरह उसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सिलाई में अब तक आप कितना सीख चुकी हैं? सिलाई में हम कटिंग वगैरह या मशीन की सर्विसिंग है, यही सब। हाँ, कटिंग वगैरह जैसे हमको जानकारी मिली है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में बहुत हमको फायदा हुआ है। अच्छा, मतलब जीवन यापन के लिए? हाँ सर, हमको बहुत से लाभ हुआ है। नाम क्या आपका? सीमा गुप्ता। हमारा कार्यक्रम इसका मेन उद्देश्य है स्वरोजगार।
यूपीको की तरफ से ये कार्यक्रम चलवाया जा रहा है, जिसके सहयोग में हमारे जिला उद्योग की सारी टीम्स हैं। जिला उद्योग सिद्धार्थनगर भी है, और जैसे हमारे पास कुछ ट्रेड हैं, लगभग 8 या 9 हैं, जैसे हो गए बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, और हलवाई हो गए, और टोकरी बुनकर हो गए। तो इसमें इनको प्रशिक्षण देना। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कांग्रेसियों के बीच काफी घमासान आज देखने को मिला। कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने ही हुड्डा और किरण गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालांकि बाद में कांग्रेस पर्यवेक्षक पंकज शर्मा ने इस पार्टी का बड़ा कुनबा बताते हुए छोटी मोटी तकरार होने की बात कही। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठन की रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षक पंकज शर्मा और सहप्रभारी जगदीश खेदड़ चरखी दादरी पहुंचे थे। अग्रसेन धर्मशाला में जिले भर के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। रायशुमारी चल रही थी और इसी दौरान हुड्डा और किरण गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस की गुटबाजी के चलते दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी लात घूंसे भी चले हैं। उधर मध्य प्रदेश के दमोह के बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां खड़ी बसों में अचानक आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आग ने 7 बसों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, दमोह सीएसपी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। बता दें कि आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लिया गया है। देखिए, बस स्टैंड पॉइंट पर आरक्षक देवेंद्र द्वारा एवं कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि बस स्टैंड पर जो है कुछ बसों में किन्हीं कारणों से जो है आग लग गई है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी मगरोन, अन्य बाज स्टाफ और अन्य जो भी अधिकारी जिले में उपलब्ध है तत्काल मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तलाश जारी है। सर, कितनी गाड़ी मिली? लगभग 7 बसें जिन पर आग की सूचना थी और सभी पर जो है वो काबू पा लिया गया। सर, कारण स्पष्ट हो पाया कैसे? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी जांच की जाएगी। और हरियाणा के अंबाला में कोरोना ने एक बार फिर से कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में 146 नए केस सामने आए हैं, जबकि 52 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। मरीज को किडनी और शुगर की बीमारी थी। अंबाला में 2,54,031 कोरोना के सैंपल लिए जा चुके हैं। अब नए केस के साथ जिले में 784 एक्टिव केस हो चुके हैं। इन केस के साथ जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,294 पहुंच गई है। बुधवार को जिले में 47 मरीज डिस्चार्ज हुए और अब तक कुल 12,354 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तहसीलदार कन्या धाना ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने शासकीय भूमि पर अवैध खनन कर रही जेसीबी को जब्त किया है। पूरा मामला खनियादाना तहसील के ग्राम पनिहार का है, जहां भूमाफिया शासकीय भूमि पर जंगल की भूमि से पेड़ पौधे नष्ट कर अवैध खनन किए जा रहा था। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर खनियादाना तहसीलदार दिनेश चौरसिया सहित राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और अवैध खनन कर रही जेसीबी को जब्त कर लिया। ये एक ग्राम पनिहारा की शासकीय सर्वे नंबर था 639, उस पर ये जेसीबी अवैध रूप से उत्खनन कर रही थी। सूचना प्राप्त होने के बाद हम राजस्व अमले के साथ वहाँ पहुँचे। उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया और उसको जब्त करके थाने में रख दिया गया है। उस पर कार्रवाई की जा रही है और प्रतिवेदन। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।